सभी का स्वागत है। कुछ विषय मैं आपके सम्मुख रखता हूँ, बाद में आपके मन में कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। अभी बजरंग दल की अखिल भारतीय बैठक यह संपन्न हुई है लखनऊ में, और पूर्ण देश भर में जो एक कार्य के वृद्धि का विषय है तो उसके बारे में सारी चर्चाएं हुई है। एक दो नए विषय बजरंग दल ने अभी प्रारंभ किए हैं कि पूर्ण देश भर में जो एक बहुत बड़ी समस्या अभी ध्यान में आई है वो ड्रग और दारू के एडिक्शन की है, और युवा उसके बहुत बड़े प्रमाण में यह उसमें बलि चढ़ रहे हैं। तो बजरंग दल तथा दुर्गा वाहिनी जो दो अपने युवा संगठन हैं विश्व हिंदू परिषद के, तो इनके माध्यम से अभी पिछले 1.5-2 महीने में कम से कम 5,500 से ज़्यादा कार्यक्रम यह पूर्ण देश भर में किए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है और संभवतः इतने बड़े प्रमाण में किसी भी संगठन ने इसके बारे में कार्यक्रम नहीं किया है। इसमें हम जानते हैं कि भारत के पश्चिम दिशा में, जिसको गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं, यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान कि जो ड्रग्स के दृष्टि से बहुत बड़े प्रमाण में उत्पादन और व्यवसाय करने वाले क्षेत्र है, और वैसा ही भारत के पूरब में जिसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं कि बर्मा, लाओस और थाईलैंड, तो ये दोनों क्षेत्रों से जो एक बहुत बड़े प्रमाण में ड्रग्स की आवाजाही होती है तो उसका मार्ग और गंतव्य ये दोनों भारत है। और इसलिए जो अभी एक सर्वे आया है, भारत के 10 बड़े शहरों का सर्वे हुआ, तो उसमें ऐसा ध्यान में आया कि लगभग 10% स्कूली चिल्ड्रन यानी विद्यालयों के बच्चे भी ड्रग एडिक्ट्स बन रहे 8वीं से 10वीं के कक्षा के। तो ये बहुत ही एक गंभीर ऐसी समस्या ध्यान में आने के बाद में यह विषय विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया, और इसलिए जैसे मैंने कहा कि 5,500 से ज़्यादा स्थानों के ऊपर हमने युवक युवतियों को एकत्र करते हुए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, पुलिस है, बाद में मेडिकल डिपार्टमेंट है, ऐसे अनेक अधिकारियों को एकत्र करके उनके सामने ये विषय रखा, और वहाँ पर सभी को नशे के ऐसे पदार्थों से दूर रहने की शपथ दिलाई। तो कुछ हजार युवक एक एक कार्यक्रम में उपस्थित थे, ऐसे भी कार्यक्रम रहे, और सैकड़ों युवक उपस्थित थे, ऐसे भी रहे। अनुभव से जो ध्यान में आ रहा है कि युवकों को यदि हम शारीरिक गतिविधि से, व्यायाम से, स्पोर्ट्स से जोड़ते हैं तो इससे वो दूर रहते हैं। और इसीलिए हमने अभी जो विवेकानंद जयंती हुई 12 जनवरी से और 23 जनवरी यानी सुभाष चंद्र बोस जयंती, तो जो युवाओं के लिए एक धर्म भक्ति और एक देशभक्ति, इस तरीके से जो दो आइकॉनिक फिगर्स है भारत के, तो वो दो जयंतियों के बीच में देश भर में कुछ हजार स्थानों पर यानी प्रखंडों में, जिसको ब्लॉक हेडक्वार्टर्स कहते हैं, हमने कबड्डी की स्पर्धाएं ली है, और साथ में लगभग 3,500 से ज़्यादा ब्लॉक हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमने रन फॉर हेल्थ, यह कई किलोमीटर की दौड़ ये युवाओं की रखी है। और ये हर कार्यक्रम में वहाँ पर भी पुनः यह प्रबोधन का विषय हुआ है। तो यह एक बहुत बड़ा निर्णय लेकर एक बहुत बड़ा कार्य हमने प्रारंभ किया है, और आगामी कुछ वर्षों में इसको फोकस करके विद्यालय है, कॉलेजेस है, कोचिंग क्लासेस है, और विद्यार्थियों के अलावा जो युवक है उनके ऊपर टारगेट करके यह काम हम करने वाले हैं। दूसरी बात यानी विश्व हिंदू परिषद की जो हम सदस्यता शब्द प्रयोग करते नहीं हैं, हम हितचिंतक ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, क्योंकि हर हिंदू हमारा ही है ये मानकर काम करने वाला अपना संगठन है। तो ये हितचिंतक जो हमने पिछले समय बनाए तो वो 72 लाख 72 लाख बनाए गए। तो अभी इस वर्ष हम यह अभियान पुनः हाथ में ले रहे, और हमारा लक्ष्य है कि पूर्ण भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा हितचिंतक ये हमारे हो जाएंगे। लगभग अभी 34 लाख
इतने युवक 34 लाख युवक ये हमारे संगठन के साथ में बजरंग दल में जुड़े हुए हैं। और जो दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति का हमारा काम है, लगभग 16 लाख से अधिक महिलाएं यह इससे जुड़ी हुई है। तो यह एक पूरा एक संपर्क हमारा बढ़ाकर एक संगठन के विस्तार के बारे में यह दूसरा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। जो मंदिरों के दृष्टि से एक काम हमने अपने हाथ में लिया है, वह यानी कुल मिलाकर देश में अनेक राज्यों में हिंदू मंदिर यह सरकारी नियंत्रण में है, तो वो एक काम हमारा इस वर्ष आगे बढ़ेगा कि देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलना और देश के विधानसभाओं में और विधान परिषद जहाँ पर है तो वहाँ के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनको मिलकर योग्य कानून यह लाने चाहिए। इसके लिए हम एक जागरण करने का प्रयत्न संपूर्ण देश के हर राज्य में यह करने वाले हैं। एक विषय अभी आया है, मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में कुछ राजनेताओं ने यह वक्तव्य दिया है कि शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान इनकी तुलना की है। तो मुझे लगता है ये महाराष्ट्र की कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकती है, इसी से मुझे आश्चर्य लग रहा है। शिवाजी महाराज यह तो महाराष्ट्र के दैवत है, इतनी श्रद्धा समाज की है। और टीपू सुल्तान का जीवन हम देखेंगे, जो सारे डॉक्यूमेंट्स अभी बाहर आए हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है इसके, और साथ में अनेक यूरोपियन जो ट्रैवलर्स है इन्होंने जो लिख कर रखा है, इसका रिकॉर्ड्स है कि कितने सैकड़ों मंदिर इन्होंने तोड़े हैं और कितने अत्याचार किए। उनके जो लेटर्स जो रिकॉर्ड पे आए उसमें उन्होंने ये क्लेम भी किया है टीपू सुल्तान ने कि मैंने 4 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाया, या फिर कितने चर्च तोड़े, यानी केवल हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं, तो उसमें उन्होंने ईसाइयों के भी चर्च तोड़े और अनेक ईसाइयों की भी कत्ल की है। यानी अत्यंत क्रूर अत्याचार की, माँ के गले में बच्चे का शव रखकर दोनों को फांसी देना, या फिर हाथी के पैर को बांधकर जमीन के ऊपर खींच के लेके जाना, ये रिकॉर्डेड बातें हैं। तो मंदिर तोड़ना है, मतांतरण करना है या हत्याएं करनी है, और उनके युद्ध के प्रसंगे ज़्यादातर उन्होंने यह जिहादी युद्ध के दृष्टि से उन्होंने सोचे देखे हैं। और इस्लाम का प्रचार, मतांतरण, ये लक्ष्य रखकर उनके आक्रमण अधिक से अधिक हुए, और इसीलिए उनको महिमा मंडित करना, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती, बुरी बात हो नहीं सकती है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जीवन और उनके जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। और इसलिए मुझे लगता है कि यह जो विचित्र बात इन्होंने कही है महाराष्ट्र के धरती के ऊपर, भारत में भी यह बात कहाँ पर भी कहना, यह तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी बात है। हम निंदा भी करते हैं, और महाराष्ट्र में सभी लोगों ने उनकी जगह दिखा भी दी है उनको। इस तरह के विचार यदि वो रखेंगे और यहाँ के सारे श्रद्धा के स्थानों का ऐसी भद्दी तुलना करके यदि वो अपमान करेंगे तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। और इसलिए इसकी हम निंदा भी करते हैं। तो अभी के लिए मैंने ये विषय आपको रखा है। आपके मन में यदि इस विषय में या अन्य किसी विषय में कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मालेगांव से ये दरअसल विवाद शुरू हुआ। वहाँ महानगर पालिका में जो डिप्टी मेयर है उसने दरअसल ये टीपू सुल्तान की फोटो लगाई थी, जिसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ। अभी वो अड़ी गए अपने इस पे कि रिनोवेशन चल रहा है कार्यालय का, उसके बाद फिर वो फोटो वहाँ लगाएंगे। मुझे लगता है कि इसीलिए मालेगांव और उस परिसर में किस तरह का वातावरण खड़ा रह रहा है, ये पूर्ण भारत में ऐसा वातावरण या ऐसे आइकॉन्स खड़े होते हैं। यानी कहाँ पर कोई बाबरी मस्जिद खड़ी करने का प्रयत्न कर रहा है, कहाँ पे कोई टीपू सुल्तान को महिमा मंडित करने का प्रयत्न कर रहा है। तो ऐसे हमारे आइकॉन्स भारत के हो ही नहीं सकते। जो बाबर विदेशी था, जिसने यहाँ के श्रद्धा के केंद्रों को नष्ट किया, इसको यदि आप आदर्श मानेंगे तो आपके देशभक्ति के बारे में भी शंका करनी चाहिए। और इसलिए बंगाल में भी जैसा वो उदाहरण आ रहा है कि वहाँ पर वो बाबरी नाम से एक मस्जिद खड़ी करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे वातावरण और प्रसंगों के बारे में सबको सजग होने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हमको किस तरह के विचारधारा को रोकने की भारत में आवश्यकता है। तो ये जो कुछ खतरनाक स्पॉट्स खड़े हो रहे हैं अभी भारत में,
कि जो यहाँ की आस्था का अपमान करने वाले हैं और यहाँ के आइकॉन्स का एक अपमान करने वाले ऐसे केंद्र खड़े होना, ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है, हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक है। इसको रोकने की आवश्यकता है। मिलिंद जी, संभाजी नगर में महाराष्ट्र के एक मंत्री है अब्दुल सत्तार, वो महाशिवरात्रि पे एक मंदिर में गए थे और उनके मंदिर में वहां से बाहर निकलने के बाद कुछ युवकों ने उसको गौमूत्र से उसका शुद्धिकरण किया। इस प्रकार की प्रथा को आप क्या मानते हैं? देखिए, श्रद्धा रखने वाले लोग यदि कुछ करेंगे तो ठीक है, और फिर मुझे लगता है कि शिव जी को ये करना है तो गोरक्षा की भी कुछ प्रयत्न करना चाहिए। यानी नंदी जी का दर्शन करके शिव जी का दर्शन करना है ना। तो मुझे क्या लगता है कि केवल टोकनिज्म यदि होता है और वो श्रद्धा और आस्था के कारण से, कि समझना चाहिए क्या होता है, यह समझना है। केवल कृति या महत्व की नहीं है, मैं मानता हूँ भाव महत्व का है। भाव यदि नहीं होगा तो कृति तो एक पॉलिटिकल स्टंट हो गया। तो पॉलिटिकल स्टंट के लिए धर्म का उपयोग नहीं करना चाहिए किसी ने, क्योंकि वो आस्था का अपमान होता है। इतना ही मैं कहूँगा। शुद्धिकरण उचित मान, मैंने मेरा उत्तर दे दिया। पॉलिटिकल स्टंट करके नहीं करना चाहिए, भाव होगा तो करना चाहिए। पॉलिटिकल स्टंट को हमने स्वीकारना भी नाही चाहिए। त्यांच्या मनात भाव नव्हते असं म्हणायला. मी जे काय बोललोय तो बोलून चुकलेलं आहे ना। तुम्हाला जे अर्थ काढायचे काढा। नाही, पण एक मला असं म्हणायचं आहे की हे आपण हे असं निषेध करतो हे वगैरे ठीक आहे, पण एकेकाळी बजरंग दल असो किंवा विप असो हे खूप आक्रमकपणे निषेध करायचे सर्व गोष्टी. आता ते दिसत नाही, त्याच्यामुळे तो धाक नाही उरला पहिल्यासारखा. असं तर मला वाटत नाही। असं नसतं, कसा होईल? असं नसतं। आजही गोवंशाचं रक्षा करणारं सगळ्यात मोठं संघटन देशातलं बजरंग दल आहे। आजही तेवढी गोरक्षा कोणीच करत नाही। आजही लव जेहादला शिकार झालेल्या मुलींचं परत स्वागत करून त्यांना रिसेटल करणारं सर्वात मोठं संघटन बजरंग दल आहे। हे झंझटीची कामं आहे। आज करणारं सर्वात मोठं संघटन बजरंग दल आहे। त्यामुळे तुम्ही स्वीकारा की नका स्वीकारू, बजरंग दल हिंदुत्वाचं संघर्षाचं काम करणारं सर्वात मोठं संघटन आहे। कर्नाटक के मंत्री है प्रियांक खड़गे, उन्होंने आरएसएस को शैतान से तुलना की है। बोले कि हम तो बीजेपी छाया है, उससे लड़ने का कुछ फायदा नहीं, हमें कुछ शैतान को नष्ट करना चाहिए। ऐसा है कि जो भगवान को ही शैतान कहेगा तो उसकी बुद्धि और उसके विचार हमको ध्यान में आते हैं, और इसीलिए संघ जैसे देशभक्त संगठन को जो शैतान कहता है, कर्नाटक के सभी लोगों ने उनको वापस सत्ता में लाना है कि नहीं, ये सोचना चाहिए। जो विश्व हिंदू परिषद आग्रह करती है कि हिंदू हित के लिए काम करने वाले ही सत्ता में, राज्य में या केंद्र में बैठने चाहिए, यह बात सबको समझनी चाहिए। और संघ यह देशभक्त संगठन है कि जो सभी के हित की बात करता है, और इसलिए उस संगठन के बारे में ऐसी बकवास यदि कोई करता है तो उसकी जगह उसको समाज ने दिखा देनी चाहिए, और वो दिखा भी देंगे। मिलिंद जी, शंकराचार्य जी ज्योतिष पीठ, उनको गंगा में पवित्र स्नान करने से रोका गया था। इसमें आपको क्या लगता है किसकी गलती है? देखिए, संतों के बारे में जो विवाद होते हैं उसके बारे में एज अ प्रैक्टिस विश्व हिंदू परिषद कोई स्टेटमेंट नहीं देती है, क्योंकि हमारे लिए वह उचित नहीं होगा किसी के भी बारे में हमने कुछ कहना। कोई संत किसी की चीज़ों के बारे में बोलेंगे तो वो उनके लिए योग्य विषय हो सकता है। मैंने कुछ भी कहना ऐसी घटनाओं के बारे में विश्व हिंदू परिषद करके उचित नहीं होगा। इसकी गलती है इसमें संतों का? मैंने उत्तर दे दिया भाई साहब। नशे से युवाओं को दूर रखने की बात कही आपने, तो उसके हिसाब से आपने योजनाएं बनाई कि आगे चल के क्या योजना? एक तो मूल तो जागरण का विषय है। जैसे कि हम अभी, मैंने कहा 5,500 से ज़्यादा कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं, और इसका कॉग्निजेंस युवा और क्रीड़ा मंत्रालय ने लिया है। अभी उनके माय भारत वेबसाइट के ऊपर हमारे ही कार्यक्रम सबसे ज़्यादा है कि जो हमने किए हैं, और प्रत्यक्ष जो अनेक कॉलेजेस में 5,500 स्थान है ना, बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया। और हमने अलग से 3,000 प्लस प्लेसेस में रन फॉर हेल्थ ऐसे अलग से कार्यक्रम लिए हैं। बाद में जैसे मैंने कहा लगभग 1,500 स्थानों के ऊपर कबड्डी की स्पर्धाएं ली है। सब जगह पर यह विषय बताया जा रहा है। और अभी
एक मूल विषय है जागरण है, पहला विषय। और योग, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स, ये विषयों से युवाओं को यदि हम लगाएंगे तो इस बातों से दूर रहेंगे, ये दूसरा विषय है। हम जो विषय रख रहे हैं उसमें हम ये आवाहन कर रहे हैं कि हमारे आजू बाजू में ये कहाँ दिख रहा है हमको, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार में कोई, उसके बिहेवियरल चेंज आ जाता है। वो आदमी अनक्लीन रहता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसका पारिवारिक जीवन, उसका शैक्षिक करियर सब कुछ बिगड़ जाता है। तो डी एडिक्शन यह नेक्स्ट स्टेप है जो ऑलरेडी इस चपेट में आ गए हैं। तो डी एडिक्शन सेंटर ये बहुत टेक्निकल काम है जो हमारे जैसे संगठन अभी वो कैपेसिटी नहीं रखते, क्योंकि वो बहुत वर्ष भी लग सकते हैं या बहुत महीने भी रख सकते हैं। एक्सपर्ट मेडिकल सुपरविजन चाहिए। तीसरी बात जो हम ध्यान दे रहे हैं कि जो जानकारी ऐसे व्यवसायों के बारे में मिलेगी, क्योंकि कॉलेज, हॉस्टल्स, स्कूल्स, इसके आजू बाजू में ये बेचा जाता है। तो वहाँ पान बीड़ी के दुकान है, सिगरेट का दुकान है, कैंडी के दुकान है, ऐसे उसके सेंटर्स रहते हैं। तो ऐसी जानकारी किससे फीडबैक मिलेगा, तो वो हम सरकारी एजेंसीज को देंगे निश्चित रूप से, क्योंकि वो भी एक बहुत लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो जाता है। वो उनका काम है, दे हैव एक्सपर्टीज इन दैट। तो यह जानकारी भी हम देने का काम करेंगे, जो जानकारी हमको फील्ड में मिलेगी। तो एक जागरण का विषय, दूसरा एक इस युवाओं को हेल्थ एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से जोड़कर ये करना, और तीसरी सूचना का एकत्रीकरण जो संभव है, जो भी अपने आप में खतरनाक काम है, क्योंकि बहुत सारा वायलेंस ये धंधे के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये भी खतरा मोल कर ये काम करेंगे। मिलिंद जी, आज एक प्रकरण महाराष्ट्रात उघडकीस आलेलं आहे की अल्पसंख्याक आयोगाने जे आहे ते राज्यातल्या 75 शाळांना अल्पसंख्याक शाळांचा दर्जा दिला। त्यातल्या अनेक नामांकित संस्था आहेत आणि हे तेव्हा झालं जेव्हा त्या खात्याचे मंत्री विमान अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला होता। त्यांच्या मृत्यूच्या काही तासांमध्ये या परवानग्या दिल्या। जर अल्पसंख्याक विभागाची परवानगी मिळाली तर त्या शाळांना अनेक राज्य सरकारचे कायदे नियम लागू होत नाही। किती गंभीर तुम्हाला हे सगळं प्रकरण वाटतं? नाही, असं झालं असेल म्हणजे मला आता तुम्ही सांगताय म्हणून मी याचा विचारपूस करतो, त्याच्यानंतर मी बोलतो एकदा। पण तुम्ही एक महत्त्वाचा मुद्दा माझ्या लक्षात आणून दिलेला आहे ना। मी आत्ताच महाराष्ट्रात आलो अगदी काही तासापूर्वी, पण मी विचारतो हे। हर्षवर्धन सपकाळ ज्या पद्धतीने जे वक्तव्य करतात आहे, तर हिंदू आणि मुस्लिम मध्ये हे भांडण लावण्याचं काम करतात आहे का? आणि दुसरं हे की तुम्ही त्यांचा राजीनामा मागला। मी काय म्हणतोय की भांडणं काय लावतात ते मुस्लिम तुष्टीकरणाचा विषय करतात आहे। हिंदू मुसलमानांनी भांडणं लावण्याचा काही विषय नाही आहे याच्यामध्ये, आणि मुस्लिम तुष्टीकरणाने या देशाचं नुकसानच झालेलं आहे। तुष्टीकरण कोणी करायला नको, जे योग्य आहे त्या गोष्टी केल्या पाहिजेत। तुष्टीकरण संपूर्ण समाजाचं करा ना। एखाद्या समाजाकरता तुम्हाला चांगल्या गोष्टी वाटतात, ते चांगल्या गोष्टी तर सगळ्यांना द्या, हे केलं पाहिजे। ही वृत्ती असली पाहिजे। आसाम बीजेपी के द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया था। उस पोस्टर में ऐसा दिख रहा था कि कोई बंदूक लेके खड़ा है और उसका चेहरा वहाँ के सीएम की तरफ मिल रहा है, और सामने वाला जिसपे निशाना लगाया जा रहा तो टोपी पहना हुआ व्यक्ति है, और उसे कहा जा रहा है कि उसको दया उस पर न की जाए। इस प्रकार के जो पोस्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस प्रकार बीजेपी ने लगाया, उनके द्वारा जारी किया गया है। मुझे लगता है बीजेपी उस विषय का उत्तर देगी। मैंने क्या उत्तर देना है नहीं, इस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? इस पर यदि बीजेपी को हटा दिया जाए, इस प्रकार की प्रवृत्तियां हो रही है, सीएम का चेहरा दिखा के किया जा रहा है, उस चीज को क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि बीजेपी के नाम से हो रहा है, अभी वो कहे मैं और कुछ हो और नई कॉम्प्लिकेशंस होगी। आप वहाँ जाके कहोगे कि वीएचपी ने ऐसा कहा है तो आपको क्या कर लगता है? तो ऐसे प्रश्नोत्तर के जगह उनका नाम आया है, वो बात करेंगे, वो उत्तर देंगे, वो सक्षम है उसके लिए पूर्ण रूप से। बांग्लादेश में नई सरकार बनने जा रही है, उम्मीद है कि अब हिंदुओं की दशा ठीक रहेगी। क्या लग रहा है? 17 तारीख को शपथ ग्रहण कर रहे हैं, भारत को भी न्योता दिया गया है, भारत का रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पे जा रही है, लेकिन जो दशा देखी जा रही है बांग्लादेश में, क्या लग रहा है आपको? कोई भी सरकार वहाँ पर आए, हिंदू समाज की रक्षा होनी ही चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है। क्या होगा ये तुरंत ही ध्यान में आ जाएगा थोड़े दिनों में, फिर उसके बारे में बात करेंगे। मगर अभी तक तो हिंदू समाज की रक्षा करने में वहाँ के लोग अक्षम रहे हैं। अक्षम रहना भी बहुत सॉफ्ट शब्द हो गया। कई बार यह वायलेंस
स्पॉन्सर्ड रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से, और इसलिए हिंदू समाज बहुत खतरे की स्थिति में वहाँ पर है. तुम्ही केंद्रावर दबाव टाकणार या मुद्द्यासाठी? आम्ही इंटरनॅशनली सुद्धा ह्याच्याकरता वातावरण बनवतोय आणि देशामध्ये सुद्धा आम्ही भारत सरकारशी बोलतोच. एक सामाजिक संघटन म्हणून जे जे काही करू शकतो, आम्ही आता युनायटेड नेशन्समध्ये सुद्धा गेलेलो आहे. ह्युमन राईट्स आहे त्यांच्या माध्यमातून आम्ही काही गोष्टी केलेल्या आहेत. असा प्रयत्न अनेक देशांमध्ये आपण ह्याच्या संबंधाने डेमॉन्स्ट्रेशन्स केले. भारतामध्ये या संबंधाने जागरण आणि एक दबाव बनवण्याकरता एका दिवसामध्ये जवळजवळ 2,000 ठिकाणी आपले डेमॉन्स्ट्रेशन्स झालेले आहेत. तर आपण एक सामाजिक संघटन म्हणून जे करू शकतो, कारण विश्व हिंदू परिषदेचं संघटन बांगलादेशामध्ये नाही आहे, आणि अशा प्रकारच्या परिस्थितीमध्ये एक सामाजिक संघटन काय करू शकतं याच्या खूप मर्यादा आहे. त्या मर्यादांमध्ये आम्ही करतोय. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.